सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने दहाइयों पहले कहा था कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता और उनकी इस राय पर कोई भले दो राय रखे, वतन अज़ीज़ की सियासत हर रोज़ इसकी तस्दीक और तौसीक करती है कि आज़ाद साहब ने ये बात 16 आने दुरुस्त कही थी। सियासत में जो कल के महबूब आज के मातूब देखे, जो कल हरीफ थे वो हलीफ हो गए, जिन पर कल सदके वारी जाता था, जिनकी बलाएं ली जाती थीं, आज उन पर बला बनकर नाजिल हुआ जाता है। जो कभी यकजान दो कालिब थे, आज वही एक दूसरे की जान के तालिब हैं कि कबर एक और बंदे दो हैं। अहले सियासत की इस बेरुखी और यूटर्न से माजी भरा हुआ है। वो पीपल्स पार्टी और नून लीग जिनका सियासी लड़ाई मिसाली थी, जिनकी जो सियासी लड़ाई थी वो बड़ी मिसाली थी, वही आज हम नवाला और हम प्याला हैं। वो महमूद खान अचकज़ई जो बानी पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ आस्तीने चढ़ाकर खिताब करते न थकते थे, आज वही अचकज़ई साहब तहरीक इंसाफ के सालारे जमहूरियत हैं और उनकी ज़ेर सदारत इजलासों में पीटीआई के रहनुमा बाकायदा शरीक होते हैं, मशवरे देते हैं, उनसे सलाह लेते हैं। अच्छा, वही मौलाना फजलुर रहमान साहब जिनका जलसों में बाकायदा नाम बिगाड़ा जाता था, आज उनसे हालात संवारने के लिए इल्तिजाएँ हो रही हैं। और वही फैज़ हमीद साहब जिनसे एक अरसा फैज़ याब हुआ गया, उन्हें हीरो कहा गया, आज वो ज़ीरो हैं। और आज भी बानी पीटीआई ने अडयाला जेल में जो सहाफ़ियों से बातचीत की, उसमें उन्होंने क्या कहा कि जी फैज़ हमीद रिटायरमेंट के बाद हीरो नहीं रहा था, यानी ज़ीरो हो गया था। अपने से ताल्लुक़ की तरदीद करते हुए उन्होंने कहा कि जी फैज़ हमीद मुझे क्या फ़ायदा देगा, उससे मैं राब्ता क्यों रखूँगा, यानी राबते ज़ाबते कायदे सब फैज़ याब होने तक, उसके बाद तेरा रास्ता वो और मेरा रास्ता ये। आज कप्तान ने ये मुतालिबा भी कर दिया कि जी फैज़ हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में किया जाए, जिस पर बाखबर ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों ने सख्त रद्द अमल देते हुए कहा है कि बानी पीटीआई ये बताने वाला कौन होता है कि फैज़ हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा या नहीं होगा। हाँ, वो ये तसल्ली ज़रूर रखें कि अगर उनका इस मामले में मुकदमा चला तो वो खुली अदालत में ही होगा। अब इस हवाले से वफाकी वज़ीर इत्तलात ने ये कहा है कि जी बानी चेयरमैन पीटीआई ने फैज़ हमीद केस को फ़ौज का अंदरूनी मामला करार ना देकर ये साबित कर दिया है कि फैज़ हमीद वाकई उनका असासा थे। आज फैज़ हमीद के दिफा में बयान देने वाला बानी चेयरमैन पीटीआई 190 मिलियन पाउंड के केस का जवाब दे। मज़ीद उन्होंने कहा कि जी फैज़ हमीद केस में भी यही पता चलता है कि बानी चेयरमैन पीटीआई लोगों को इस्तेमाल करके फेंकने में सानी नहीं रखते हैं। सियासत की इसी दो रंगी और ख़ुद गर्जी में शायद किसी को याद हो कि उसूली सियासत भी किसी बला का नाम हुआ करता था। अब आज के प्रोग्राम में कुछ जिक्र उसी बला का भी होगा कि वो बला अब आखिर कहाँ पाई जाती है। साथ ही हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जो कल का जलसा है उसकी इजाज़त ना दिए जाने पर भी बात करेंगे, बल्कि इसी से मेरे ख्याल से प्रोग्राम का मैं आगाज़ कर। मेरे साथ तीनों मेहमान मौजूद हैं। उज़मा कारदर साहिबा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। कादिर मंदोखेल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं शुरू करना चाहूँगी डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब आपसे। डॉक्टर साहब, जलसा आप लोग करने जा रहे थे, तैयारियों के हवाले से भी पहले खबर कोई क्लियर सामने नहीं आ रही थी कि तैयारियां आप लोगों की कैसी चल रही हैं, वो भी कन्फ्यूजन थी। उसके बाद फिर अता तारर साहब ने पहले बयान दे दिया था इजाज़त ना मिलने के हवाले से, अब तो बाकायदा सामने आ गया कि इजाज़त नहीं मिली, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मैं ये समझता हूँ ये इजाज़त ना देना एक तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, freedom of assembly, freedom of expression within the limits of क्या कह सकते हैं peaceful demonstration, ये उसके ख़िलाफ़ है। आप preempt करके presumptions के basis पे आप कुछ चीज़ें नहीं कर सकते कि हम presume कर रहे हैं कि यहाँ पे ये होगा या presume करें वहाँ पे होगा। अगर आपकी presumptions हैं, आप वहाँ पे वेट करें, आप अपने आप को डिप्लॉय करें। अगर वहाँ पे किसी जगह पे, और ये याद रखना कि आपने पहल नहीं करनी, आपने आंसू गैस नहीं फेंकना, आपने इस किस्म की कोई प्रोवोकेटिव किस्म की चीज़ नहीं करनी। और उसके बाद अगर उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग या वहाँ पे जो लोग हैं वो अगर
गलत काम करते हैं तो आपके पास भी जवाब बनेगा और चीज़ भी ठीक होगी। लेकिन जिस तरीके से ये करते हैं, मुझे ये उम्मीद तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से थी, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग अच्छा, नून एक्सपेक्ट कर रहे थे हाँ, कि जलसे की इजाजत नहीं मिलेगी। मुझे एक्सपेक्ट इसलिए कर रही थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ना तो कभी डेमोक्रेटिक थी, ना वो डेमोक्रेटिकली बनी है, ना वो डेमोक्रेटिकली एवॉल्व हुई है, ना वो उनके अंदर ना बाहर किसी भी लिहाज से कोई डेमोक्रेसी नाम की छूट है नहीं। और उसकी वजूहात ये हैं कि अभी हमने रिसेंट दिनों में ख्वाजा आसिफ साहब को देखा है कि वो किस तरीके से बताते हैं कि आउट ऑफ मेरिट लोगों को मियां नवाज शरीफ ने, जस्ट बिकॉज कि वो किसी के ससुर को जानते थे या किसी के साथ दोस्ती थी या उनको ये एश्योरेंसेस दी गई थी कि ये बंदा आपके लिए सारे काम करेगा, और उस एश्योरेंस को हमने देखा है फुलफिल होते हुए भी, चाहे वो आप उसको लंदन प्लान कहते या जो मर्जी प्लान कहते वो कर देंगे। तो जिस तरीके से वो हुआ था, ये हम लोगों ने उनके ही अपने लोगों के ज़ुबानी ये सुना हुआ है कि किस तरीके से हुआ है। और वो हमने देखा भी कि जैसे इनको अक्टूबर में लाया गया, जैसे आउट ऑफ द वे आपका पूरा नादरा चल के एयरपोर्ट चला गया था, नादरा ने चल के वहाँ पे इनको वो रिलीफ दिया, कोर्ट्स उधर चले गए थे, कोर्ट्स ने जाके इनको वो कर दिया। वरना उसूलन जो पाकिस्तान का CRPC है उसमें ये है कि जो कन्विक्टेड आदमी होता है और वो मफरूर होता है, तो जब वो आता है वो सरेंडर करता है अपने आप को तो जेल। क्या करेंगे आप? अब जलसे की इजाजत तो नहीं मिली। देखिए, इसरा ये है कि ये हमारा आईनी हक है, ये हमारा आईनी हक है। हम अपने आईनी हक को बरूएकार लाते हुए वहां पे पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए असेंबल होंगे। यानी अभी भी आप लोग जमा होंगे? ये हमारा आईनी हक है। दिस इज आवर फंडामेंटल राइट, जिसको हम एक्सरसाइज करते रहेंगे। मुझे अगर कोई ये शख्स कहता है कि सैयद अफजल साहब ने, मरवत साहब ने ये बात की थी, चले मैं बाद में आती, पहले उनको जरा शामिल है। उज़मा साहिबा, जलसा वो करना चाह रहे हैं, उनका आईनी हक है, क्यों इजाज़त नहीं दी गई हुकूमत की जानिब से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़िज़ा, आपने मुझे इनवाइट किया। डॉक्टर फ़िज़ा, एक तो आपको पता है सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और इस्लामाबाद में, और है कि वहाँ पे हमारी डिप्लोमेटिक कोर भी है, हमारी सीट ऑफ गवर्नमेंट भी है, तो बहुत सेंसिटिव वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं। और आप अगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जब धरना था 4 महीने ये वहीं बैठे रहे। और नहीं, उस्मा एक मिनट ठहरे, सॉरी मैं आपकी बात को काट रही हूँ। मुझे ज़रा बताएं कि सिक्योरिटी थ्रेट के हवाले से आप बात करिए। जमात इस्लामी ने भी अभी धरना दिया था, फिर तहरीक लबैक भी, तो सिक्योरिटी थ्रेट सिर्फ PTI के हवाले से क्यों है? हम किस जगह पे कर रहे हो, ये किधर है? नहीं, सिक्योरिटी थ्रेट्स तो उनको भी उसके लिए मुतला किया गया था। और फिर आपको पता है कि तहरीक लबैक का जो था, उनको इजाज़त, उनको भी इजाज़त नहीं दी गई थी। ये बिल्कुल उनको भी नहीं दी गई थी। और ये जो देखें, इस्लामाबाद में जब आप आते हैं तो इतना सेंसिटिव आपका, यानी PTI वाले आके जलसा अगर करते हैं, पूरा एहतजाज करते हैं, तो आप लोगों को फिर कोई मसला नहीं है, इजाज़त के बगैर यानी ये आ सकते हैं? नहीं, देखिए, कोई बिल्कुल अगर पुरअमन करें तो बिल्कुल सही है। लेकिन आपने देखा PTV पे किस तरह अटैक हुआ, किस तरह पार्लियामेंट पे अटैक हुआ। फिर ये लोगों को कह के लाते हैं कि लिबर्टी आ जाएं, और फिर उसके बाद वहाँ से उनको गाड़ी पे बैठ के वो ऑर्डर मिलता है कि अब जिना हाउस की तरफ आप मार्च करें। फिर वो सारे जो तनसीबात हैं उन पर हमला आवर करवा देते हैं। तो इनको कंट्रोल करना नहीं आता है। एक तो मेरे ख्याल में इनकी जो लीडरशिप है या तो बहुत कमज़ोर है, या ये जानबूझ के लोगों को उकसाते हैं, उनको गुमराह करते हैं। लीडरशिप तो जेल में बैठी हुई है, आखिर में उनको इस्तेमाल, लीडरशिप तो जेल में बैठी हुई है। आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख ले, मुझे फ़िज़ा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपके जो PTI के जो मेहमान सेनेटर साहब हैं, इनकी तो मुझे समझ नहीं आती। ये इसी वजह से इनकी हुकूमत गई। सिर्फ इन सेनेटर साहब की समझ नहीं आती, पूरे PTI की आप बात कर रही हैं। बन गए हैं। आपने मुखातिब किया कि PTI के सेनेटर साहब इनकी समझ नहीं आती। और ना लाइटर नोट के मोहम्मद साहब की समझ नहीं आती, सबकी नहीं आती। मैं जरा पढ़ी लिखी बातें करता हूँ ना, इस वजह से। नहीं, फ़िज़ा जरा मुझे बात अगर इजाज़त दे तो मैं मुकम्मल कर लूँ। इन्होंने कहा कि जी मुस्लिम लीग नून जमहूरी नहीं है, इनकी कोई जमहूरी वो हुकूमत नहीं है, वो ये है, वो है। तो अब अपना तो इस हाल देखे ना क्या है कि आपने किसी के साथ, सियासी लोगों के साथ आप तो बात करना ही पसंद नहीं करते। आप तो इतने डिक्टेटर और ऑटोक्रेटिक माइंडसेट के लोग हैं। आप जत्था हैं बिल्कुल। कहीं भी जाते हैं तो इनको समझ नहीं आती कि एक जमहूरी तरीके से एहतजाज करने का मतलब क्या होता है।
और पता नहीं ये कौन सी बातों मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मुतालिक पता नहीं कौन से लोगों की बात कर रहे थे। पहले ये तो बता देना जुल्फी बुखारी कौन था जिसने जिसको डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, और ज़रा ये भी बता दें कि ये फरा गोगी कौन थी जो कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थी पंजाब की। तो ये पहले अपने गिरेबान में तो झांक के देख लें डॉक्टर फिजा, दूसरों पे बातें करने से पहले। चलें मंदोखेल साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप किसी बात पे मुस्कुरा रहे थे। मंदोखेल साहब क्या लग रहा है, कहाँ जा रहे हैं मामला? अब ये एहतजाज, ये जलसा करना चाह रहे हैं लेकिन इजाज़त इनको नहीं दी गई। वो कह रहे हैं हमारा आइनी राइट है, हमारा आइनी हक है जलसा करना। ठीक है, हर पार्टी का आइनी हक होता है जलसा करना अगर वो पूरा में एहतजाज की इजाज़त चाह रहे हैं, लेकिन अब ये भी तो सवाल है ना कि पूरा अमन होगा नहीं होगा, क्योंकि 9 मई को भी आप लोग कहते हैं कि पूरा अमन था लेकिन फिर वो पूरा अमन नहीं था। किस तरह नहीं था, मतलब किस तरह वो ख़राब हुआ था? तो उस तरह आज फिर खराब हो जाए, फिर आप लोग आज तक उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। आज कोर्ट ने क्या कहा है कि आप हमें वो वीडियो दिखा दें, उसमें पता चल जाएगा। हम तो यही कह रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुनिए, आप कहते हैं जी नून लीग ने खराब किया, इसने किया, उसने किया। एक सेकंड के लिए मान लेते हैं, आपके मौके पे बात करना चाह रही हूँ। होल्ड ऑन, कल भी हालात खराब हो जाते हैं तो आप कहेंगे जी उस्मा कारदार ने करवा दिए, कादिर मंदोखेल ने करवा दिए। डॉक्टर साहब इस तरह है, बात ये है, पहले कादिर साहब का, आप कादिर साहब से पूछ लें, लेकिन चूंकि आपने सवाल किया, कादिर साहब इस पे कमेंट भी कर सकते हैं। जी जी, आप जरूर, अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ वहां पे पुरअमन नहीं रहती, यू शुड बी रेडी टू टेक एक्शन एट दैट टाइम, लेकिन आप प्रीएम्प्टिवली आप किसी को नहीं कर सकते। आप किसी को प्रीएम्प्टिवली किसी को नहीं कर सकते। कल क्या होने जा रहा है, किसी को प्रीएम्प्टिवली नहीं कर सकते। अभी आने वाले कल की बात कर लेते हैं, प्रीएम्प्टिवली नहीं कर सकते। चलें ठीक है, कादिर मंदोखेल साहब क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो जो इमायूं मोमन साहब कह रहे हैं, बिल्कुल आइन का आर्टिकल 19 भी ले ले, आपसे 8 से लेकर 28 तक ले ले, सारे फंडामेंटल राइट्स, जलसे जुलूस, असम्बली, ये सारी चीज़ों की इजाज़त है, मगर उस इजाज़त के साथ साथ ये भी कंडीशन है पुरअमन। अब पुरअमन का लफ्ज़ का मतलब तो बड़ा वाज़िया है, अब तो पुरअमन का लफ्ज़ लोगों को चिढ़ हो गई। माजी में MQ अल्ताफ हुसैन कराची में पुरअमन हड़ताल का ऐलान करता था, और ऐलान कल आज होता था और हड़ताल कल होती थी, और आज से कत्ल गारत शुरू हो जाती थी। तो इसी तरह PTI के जो माजी है वो दागदार है, वो पुरतशद्दुद से भरा हुआ सियासत है। ख़ास तौर पर अभी जनरल फेज की जो औकात सामने आ गई है, तो उनसे मज़ीद वाज़े हो गए कि ये लोग पाकिस्तान को किस तरह कोकला और किस तरह जला रहे थे, और किस तरह माजी में तो 3 वजीर खजाना के बयान थे, अब तो जनरल फेज डायरेक्ट PTI का सरबराह निकला है, और मैं विक्टिम हूँ, पहले आपकी शो में कह चुका हूँ। ठीक है, अब सवाल ये कि ये सारी चीज़ें फिर इसकी के मैं यहाँ हुमायूं मेमन साहब की बात की हिमायत करूँगा कि इनको पता था पहले से वो जलसे का इजाज़त नहीं देंगे, इसी वजह से उन्होंने तैयारी नहीं की। ना कोई लाउड स्पीकर है, ना कोई कुर्सियाँ है, ना कोई टेंट है, कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा ये खामखा सिर्फ अपने कारकुनों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, अपने लोगों को ये बताने के लिए, हम तो माजी में शेर अफजल मरवत को कौन सा एनओसी मिला था जो जलसे जुलूस करते थे। आज भी उन्होंने जो खान साहब से मुलाकात करने के बाद आया, सबसे पहले उनका अपना ही जो कायम मकाम सेक्रेटरी थे शुएब शाहीन साहब, उन्होंने कहा उसका PTI से कोई ताल्लुक नहीं है। सवाल ये कि इनका इक़्तिदार का जंग है, ये चाहते हैं खान साहब अंदर रहे। यहाँ कई लीडर बने हुए हैं जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन मैं इनको ये कहना चाह रहा हूँ, खास तौर पे हुमायूं मेमन साहब को, मुझे नहीं नजर आ रहा है इस वक्त कि उसने कोट टाई पहना हुआ है कि नहीं पहना हुआ है। कल जरा कोट टाई उतार के जरा अवामी ड्रेस में जाके कोट टाई पहना हुआ है तक नहीं मैं नजर नहीं आ रही। मैंने कहा आपको बता देते हैं, मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हैं, आपने कैटेगोरिकली पूछा है। नहीं, अगर कोर्ट टाइम में जाएंगे तो क्या होगा, मुझे आपकी साइंस नहीं समझ आया। और कोर्ट टाइम में इन्होंने कैदी नंबर 804 भी लिखा होगा, डॉक्टर फिजा के नहीं लिखा हुआ है। तो ये 804 से खान साहब रिहा नहीं हो गए, वहां जाके लिखा हुआ है। थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा वहां एहतजाज करने से हो गया। लेकिन सवाल ये अपनी इसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे। और अभी जो जर्नल फेज की सारे करतूत रहे, तो मैं आपको दावे से कहता हूँ कि ये खुद खौफ में मुबतला है। माजी में जिस तरह वो जलसे जुलूस के लिए उछल रहे थे, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ आज का इन्हें जलसा मनसूख हुआ। अब आप देख ले कितने लोग मंजर यहाँ पे सब चुपेंगे, या पुलिस को बोला कि यार हमें गिरफ्तार करो, हमारी जान छुड़ाओ। अच्छा। तो ये खुद फोन करके पुलिस को बोलेंगे हमें गिरफ्तार करो ताकि हम अफरा तफरी से बच जाए। हुमायूं साहब, ये तो बड़ी बात कर रहे हैं मंदोखेल साहब कि आप लोग खुद पुलिस को फोन करेंगे कि आप कहेंगे कि आए हमें गिरफ्तार करें, हमारी जान छुड़वाएं। देखिए, इस तरह की वो एक कहावत है
हर एक इंसान दूसरे को अपने आईने में परखता है। अच्छा, जो चोर होता है वो हर एक को उसी तरीके से समझता है कि ये भी 2 नंबरी कर रहा होगा। अब अगर इन्होंने ये बात खेल सब कुछ गिरफ्तार होना चाहते हैं, इसलिए कह रहे कि आप लोग भी गिरफ्तारी देना चाहते हैं। मतलब इनके दिमाग में चूंकि वो बात थी, इन्होंने कहीं एक्सरसाइज की होगी, तो ये उस चीज को सामने रखते हुए ये कह रहे होंगे कि यार ये भी एक ऑप्शन है, शायद ये लोग भी कर ले। तो बेसिकली दैट्स हाउ इट इज। देखिए सिंपल सी बात ये, आर्टिकल 15, 16, 17 जो है ना, ये आपको राइट ऑफ असेंबली, राइट ऑफ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, राइट ऑफ क्या कह सकते हैं एक्सप्रेशन, सारी चीज़ें पीसफुली मैं बात बता रहा हूँ उसके करते हैं। अब अगर हम उसको प्रीएम्प्टिवली कहते हैं कि ये नहीं होगा, तो दैट मीन्स आई एम बायस्ड। अच्छा, अब इफ आई एम बायस्ड, इसका मतलब ये है कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ दो उस पे चीज़ होती है। ये बायसिज्म की बेसिक वजह होती है खौफ। खौफ किस बात का? खौफ इस बात का कि ये लोग इतना बड़ा जलसा इन सब चीज़ों के बावजूद ले आएंगे कि हम लोग उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। हम लोग आवाम को नहीं बताना चाहते, हम लोग लोगों को नहीं बताना चाहते, हम दुनिया को नहीं बताना चाहते कि ये लोग कितने पॉपुलर है। इसलिए हम हर वो हरबा जो कि नॉन डेमोक्रेटिक है, जो कि गलत है, जो कि झूठ के ऊपर मबनी है, हम वो करेंगे। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं। एक कादिर मंदोखेल साहब जैसे लोग हैं जो कि किसी कंपल्शन की वजह से ऐसी बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि जब मुझे पकड़ा हुआ था तो कादिर मंदोखेल उन्होंने जनरल साहब ने, तो उस वक्त मैंने कहा था, प्रोग्राम में कहा था कि जब वो कोर कमांडर बन गए थे, इनको पकड़ा था 2018 में, जब वो कोर कमांडर बन रहे थे वो 2022 में थे। इन्होंने दरमियान में नहीं बोला, 4 साल बाद बोल रहा प्रोग्रामों में कि मेरे साथ हुआ था। मैंने कब कहा 2018? भाई करेक्ट कर रहे अपने आप को। मैंने कब कहा, किधर कहा? देखिए ना, उस वक्त ही इलेक्शंस हो रहे थे ना, उस वक्त ही सारी चीजें हो रही थी ना। भाई इलेक्शन के बाद चैलेंज किए मैंने, ठीक है ना, मैंने इलेक्शन के बाद चैलेंज किए है आपके एमएनए को। चैलेंज 2018-19 में किया होगा ना सर, फौरन बाद किया होगा, उसके 4 साल बाद तो नहीं किया होगा ना सर। याद है जब वो कोर कमांडर, सर आपने 4 साल बाद देखे ना, मैं आपको टाइमलाइन बताता हूँ। वो कहते हैं एक मिनट कादिर साहब मुझे बोल लेने दे, वो कहते हैं अल्लाह नीड्स अ गुड मेमोरी। मुझे गलत कोट तो ना करे ना। देखिए ना, मैं आपको टाइमलाइन, मेरी बातें गलत कोट तो ना करे। सर देखिए कादिर साहब, इस तरह है, इलेक्शन हुए थे 2018 में, एग्रीड। अच्छा, उस अपनी तजिया करो ना, तो अब मेरे नाम क्यों? सर मैं तो उस टाइमलाइन को देखूंगा ना, इलेक्शन 2018 में तो उसकी कंप्लेंट 2018 में होगी, 2019 में होगी, मैं 2018-19 में होगी, उसकी कंप्लेंट 2022 में तो नहीं होगी ना। और डॉक्टर नसीम जरा के शो में मैंने कहा सर, वो आप एक काम करें ना सर, आपने खुद कहा है कि जब वो उस वक्त कोर कमांडर बन गए थे, कोर कमांडर वो 2021 के बाद बने हैं, ठीक है, और इलेक्शन जो हुआ था वो 2018 में हुआ था, तो आप 2018 छोड़ दें, 19 में कंप्लेंट की होगी। लेकिन आपने कंप्लेंट जब की है उसके बाद पिटीशन चल रहा था 2021 तक, जनरल इलेक्शन के बाद भी चल रहा था सर, तो उस दौरान में होगा ना, तो आप तो उसी वक्त उन्होंने कहा होगा ना, सेनेटर बनने के बाद भी चल रहा था। मैं तो आपको बता रहा हूँ मुसलसल चल रहा था। आपने 4 साल वेट किया, आपने 3.5 साल वेट किया, आपने 3, मुझे पता है आपने दो एंकर्स का नाम किया हुआ है। चलिए ब्रेक के बाद मेहमान मेरे साथ मौजूद है, मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, ये अभी बानी चेयरमैन पीटीआई, उन्होंने जो फैज़ हमीद साहब के हवाले से ओपन ट्रायल का मुतालबा किया है, ये क्या कहानी है? देखिए, इस तरह है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक जनरल कॉन्सेप्ट है, अगर मैं कुछ चीज़ छुपाना चाहूँगा या मैंने कुछ चीज़ गलत किया होगा तो मैं उसको पसे पर्दा करने की कोशिश करूँगा कि यार ये चीज़ गलत है, ठीक है, और मैं चाहूँगा कि मैं पीछे कर लूँ, क्योंकि उसमें मेरे पास चांस होगा, मैं कहीं जगह पे किसी जगह पे फंस रहा हूँ तो मैं डील भी कर लूँगा। कुछ कवानीन होते हैं ना, देखिए मिलिट्री का मामला है तो वो तो मिलिट्री सुन लेना देखिए, जो मिलिट्री का मामला है, देखिए जो मिलिट्री का मामला है मैं उसकी तो बात नहीं कर रहा। नहीं, वो कह रहे ओपन, जो मिलिट्री का मामला है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जहाँ आता हूँ वहाँ मिलिट्री नहीं है, मैं सिविलियन हूँ, मैं सिविलियन हूँ। देखिए दो चीज़ें, पोस्ट रिटायरमेंट वाली बात जो है ना, जब जनरल फैज साहब पोस्ट रिटायरमेंट के बाद उन्होंने जो खिलाफ वर्जी की है, उस बेसिस पे वो हमारे साथ उसको नथी कर रहे हैं पोस्ट रिटायरमेंट के बाद।
प्री रिटायरमेंट जो है कौन जिसमें नथी कर रहे हैं? ये सारी जो गवर्नमेंट वो सारी चीज़ें कर रहे हैं कि भाई जो केस हो रहा है उसमें दो ऑप्शंस है ना। हाँ। एक है प्री रिटायरमेंट, जब वो केस हुआ था उसका, या टॉप सिटी का होता है, वो प्री रिटायरमेंट है जिस पे इनके कोर्ट मार्शल हो रहा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। वो प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ के ज़माने में हुआ था, उन्होंने उनसे कोई पैसे मांगे हो नहीं मांगे होंगे, क्योंकि ये उनका ही बच्चा था, उन्होंने इनको लगवाया था, और जनरल बाजवा साहब को उन्होंने ही लगवाया था, तो हमें उससे कोई नहीं है। अब बात आ जाती है उसका जनरल दूसरा, फैज हमीद साहब क्या कह रहे हैं कि किनके बच्चे थे? उन्होंने लगवाया। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा है, इन दोनों को प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब ने जनरल बाजवा के ससुर के सिफारिश पे आउट ऑफ टर्न लगाया। डॉक्टर साहब एक मिनट, जनरल फैज हमीद साहब जो कि बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे बानी चेयरमैन पीटीआई के लिए, और बानी चेयरमैन पीटीआई की जो भी उनके साथ कुर्बतें थीं, दोस्तियां थी, ताल्लुकात थे, ये बात अब ऑन रिकॉर्ड है, सबको पता है। लेट मी रीफ्रेज यू, प्लीज। अब आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का बच्चा तो फैज हमीद, आप ये कह रहे हैं। सुन ले इमरान खान, मैं आपको एक चीज दोबारा बताता हूँ। इस वक्त जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, वो उनके सामने ये वाकया हुआ है, उन्होंने अपनी आंखों देखा वाकया बताया है कि जनरल एजाज जो कि जनरल बाजवा के ससुर हैं, उनके घर में या वो आए थे मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, वो उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है बैक टू 1980s। उनके रीअश्योरेंस पे जनरल बाजवा को और जनरल फैज को मियां नवाज शरीफ साहब ने लगवाया। उसके बाद उन्होंने इनको रीअश्योरेंस दी थी कि ये आपके साथ खड़े होंगे हमेशा। उसके बाद ये सारा हुआ। नंबर 2, आपको जो मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, इमरान खान के ताल्लुकात जनरल फैज के साथ वही थे जो एक प्राइम मिनिस्टर के एक DGISI के साथ होते हैं। DGISI इज अ प्रेरोगेटिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो फिर उनको DGISI किस दौर में लगाया गया था? 2019 में, जुलाई 2019 में लगाया था, 2021 में हटा दिया था। पीटीआई की थी, हमारी थी ना, तो हमने लगाया ना, तो एज ए DGISI उसको लगाया ना। सो ये उनके किसी को हटा के लगाया था ना। अब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनको हटा दिया था आप लोगों ने, अभी ये उनको क्यों हटाया था? अभी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनको हटा के आप लोगों ने फैज हमीद साहब को लगाया था। एक मिनट है जाए, हर एक DGISI हटता है, हर एक DGISI लगता है, हर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हटता है, हर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगता है। दिस इज प्रेरोगेटिव, दिस इज प्रेरोगेटिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आप अभी कह रहे हैं कि बड़े चहीते थे नवाज शरीफ साहब के फैज हमीद साहब, बच्चा आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि उनके बच्चे थे, ये जानते हुए कि फैज हमीद साहब होल्ड ऑन, मैंने कहा जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, मैंने उनको कोट कर रहा हूं। मैंने कहा कि वो ये कह रहे थे। चलें, यानी आप इस बात को नहीं मानते कि वो जो कह रहे हैं? मैं कहता हूं, देखिए मुझे अगर आप ये जानते हैं, मेरा सवाल है ना, अगर आप ये जानते हैं, मेरा सवाल सुने ना, आप मेरा सवाल तो सुन लेना। आपकी हुकूमत है और आपके सबसे बड़े सियासी मुखालिफ नवाज शरीफ साहब, ठीक है, उनके चहीते फैज हमीद बकौल आपके, और आप लोग अभी के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनको तब हटा के उन्हीं फैज हमीद साहब को, जो कि नवाज शरीफ साहब के चहीते बकौल आपके, आप उनको लगा रहे हैं DGISI। समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही। अब नहीं समझ आती, इसमें कोई अजीब बात तो नहीं है। वहाँ पे जो 3 ऑप्शन है, उन 3 ऑप्शन में से एक को लगा दिया, और फिर आर्मी चीफ बनाना चाहते थे आप लोग। देखिए उन्होंने 2019 में, एक बात याद रखें, 2019 में, अब सुन लें, टाइमलाइन सुने, देखिए टाइमलाइन वेरी इंपॉर्टेंट। 2019 अकॉर्डिंग टू ख्वाजा आसिफ साहब, जनरल बाजवा और जनरल फैज दोनों ने मिलकर ये कहा था कि हम इमरान खान को हटा के आप लोगों को लेकर आएंगे, पहले सेंटर देंगे, बाद में पंजाब देंगे। ये वो टाइम पीरियड था जिसमें इमरान खान ने इनको DGISI लगाया था, और ये वही टाइम पीरियड था जिसमें DGISI और उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दोनों ने मिलके एक कॉन्वेंट के साथ ये डिसाइड कर रहे हैं कि भाई हम आपको वापस लेकर आएंगे। ठीक है मंदोखेल साहब, आपको पूरा मामला समझ आता है, फिर मैं उस्मा आपकी तरफ ये सवाल लेकर आऊंगी। मंदोखेल साहब, एक तरफ वो हुमायूं साहब कह रहे हैं, डॉक्टर साहब के बड़े फेवरेट थे वो नवाज शरीफ साहब के, जनरल फैज हमीद साहब। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं जी, मैं ख्वाजा आसिफ का कोट कर रहे हैं, मैं आपकी तरफ भी आती हूँ उस्मा। जरा आप प्लीज काइंडली मेरी तरफ आएं, क्योंकि आपको पता है यहाँ कोई टेक्निकल इश्यूज भी चल रहे थे, तो मैं अच्छा मंदोखेल साहब अगर आप इजाजत देते हैं, लेडीज फर्स्ट चलें, ठीक है, इस रूल को फॉलो करते हैं। उस्मा साहब पहले आप इसका जवाब देते, फिर मंदोखेल साहब आपकी तरफ आती हैं। जी जी जी, देखें आज ख्वाजा आसिफ गुरु बन गए हैं सेनेटर साहब के। आफरीन है इनकी कलाबाजियों पे,
आफरीन है इनके हाफजे पे, ऐसा छलांगे मार मार के जिस तरह किश्ती से बाहर नहीं चूहे निकलते जब किश्ती डूबने वाली होती है। जैसे बाद लोग पार्टियां बदल लेते हैं, जैसे बाद लोग पार्टियां बदल लेते हैं। फैज हमीद जो इनके अन्नदाता थे, फैज हमीद जो इनके अन्नदाता थे, जो पूरा प्राइम मिनिस्टर हाउस उनके हुक्म पे चलता था और जिनको आर्मी चीफ बनाने के लिए इन्होंने क्या ताबड़तोड़ साजिशें नहीं की, सबको पता है, सवाए इनके क्योंकि ये अब अपने गर्दनें बचाने के चक्कर में है, क्योंकि बहुत सारी एविडेंस आ गई है जिससे पता चला है कि किस तरीके से इन्होंने अदारों में दरारें डाली, मुल्क को तकसीम करने की नासूर कोशिश की और किस तरीके से इन्होंने पूरे सिस्टम को इन्होंने जहर आलूदा किया। तो आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, जी आ रही है। अच्छा, तो आप देखें, ये इनको समझ नहीं आती है। वो वीडियो इनको दिखा दें जिसमें इनके बानी साहब फरमा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि फैज़ हमीद को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाऊं। और पूरी दुनिया को पता है फिजा, 4 महीने इन्होंने वो एक इम्पोर्टेंट तयनाती है उसको किस तरह सैबोटाज किया। आखिर में जनरल बाजवा को उनको कहना पड़ा कि खुदा के लिए इनकी पोस्टिंग होने दें, वरना ये आर्मी चीफ के लिए कंसिडर ही नहीं हो सकते हैं। तो जो फैज़ हमीद साहब प्यूटन बनने के चक्कर में थे और इमरान खान जो थे वो उन्होंने 100% नहीं तो 200% उनके तलवे चाट के तो अपनी हुकूमत के 3.5 साल पूरे किए। जी डॉक्टर साहब, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। डॉक्टर साहब कुछ जो मर्जी ये कह लें, जो मर्जी ये डॉक्टर साहब कुछ पूछ रहे हैं आपसे, कह लें। अब तो शवाहिद आ गए। इनकी कश्मीर की हुकूमत फैज़ हमीद ने जाके बनवाई, इनकी गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत फैज़ हमीद ने जाके बनाई। ये सारा रिकॉर्ड पे है, ये सब रिकॉर्ड पे है। और आज अगर फैज़ हमीद सुन रहे हैं कि जिस तरीके से इन्होंने इनको रिजेक्ट कर दिया है, पूरी पीटीआई जो है वो उन पे तबर्रे भेज रही है, तो वो वैसे ही फौत हो जाएंगे। ये इनका वतीरा है, ये पीटीआई और उसके बानी का वतीरा है कि पहले लोगों को इस्तेमाल करो, फिर उनको उठा के फेंक दो, फिर आंखें माथे पे रख लो और फिर बिल्कुल मैं ना मानो भूल जाओ, मानो ही ना कि हमारा कोई ताल्लुक वास्ता है। इन्होंने अलीम खान के साथ क्या किया था, इन्होंने जहांगीर तरीन के साथ क्या किया था, इन्होंने फौजिया कसूरी के साथ क्या किया उसमें इन्होंने आपके साथ भी तो कुछ किया था ना, जारी बात है। आपने भी पार्टी छोड़ी थी, आपको भी इन्होंने वो जगह नहीं दी थी ना जो डिजर्व करती थी। लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप भी मेरे ख्याल से इस पार्टी से दिल बर्दाश्त हो कि आपने रास्ते जुदा किए थे। नहीं, इसको लोटा कहते हैं। नहीं, हमें पता है। नहीं फिजा, देखे मैं उस वक्त साथ थी, लेकिन हमारी कौन सुनता था, हम तो खामोश तमाशाई बने हुए थे। किसने नहीं जाके बानी को कहा कि बुजदार का दफ्तर करप्शन का गढ़ बना हुआ है। आपको पता है DGISI जो आसिम मुनीर थे, वो पूरे करप्शन की जो फाइलें थी अंबार, वो लेके गए और उनको दिखाएं, ये देखें जी आप नहीं, लेकिन देखिए पार्टी छोड़ के तो कोई भी आ जाता है। शामिद कुरैशी साहब को तो लोटा नहीं कहेंगे, मंजे पे सियासतदान है, वो भी तो पार्टी छोड़ के आपके पास आए थे। बानी साहब ने क्या किया, बानी साहब ने उनको ही उठा के ओहदे से परे कर दिया। ये तो हाल है, वो तो जरिए पे रास्ता जुदा करना पर राइट होता है आपको। चलिए अगर उनको लगता है वो डिजर्व जो कहते हैं उनको नहीं मिल रहा था तो वो कहीं और चली गई। अरूज में थी करप्शन। चलिए उस माँ बाप नून लीग में खुश है ना? देखिए मैं तो पाकिस्तान के लिए निकली हूँ, ठीक है। जो पार्टी मुझे प्लेटफॉर्म देगी, आप नून लीग में जो खुश है ना? मुझे इज्जत देगी, जहाँ से मैं बैठ के पाकिस्तान के लोगों के लिए चलिए नून लीग आपको इज्जत दे रही है ना? मैं आपको वहाँ मिलूंगी और मुझे बहुत इज्जत दी है। वो जो असेंबली में हुआ था वो बहुत इज्जत दी है। वो असेंबली में जो हुआ था हाथ झटका दिए थे, वो जो हाथ आपके हाथ हटा दिए थे झटके से, वो इज्जत थी। नजरियाती कारकुन पे जुल्म नहीं किए जिस तरह से जो इन लोगों ने किए। चलिए कादिर मंदोखेल साहब, मैं आपकी बर्दाश्त को पहले तो सलाम पेश करना चाहूँगी और पीपल्स पार्टी की मैं अक्सर इस बात पे बड़ी तारीफ़ करती हूँ कि इस पार्टी में बड़ी बर्दाश्त है। मतलब अब आप सियासी मुखालिफिन कुछ भी कह लें, पीपल्स पार्टी जो है ना तो वो जवाब देने में बहुत जल्दबाजी करती है, बड़ा सोच समझ कर किसी भी बात पे अपना रिस्पांस देती है, बड़ी मंजी हुई पॉलिटिकल पार्टी है। अच्छा जी मंदोखेल साहब, ये नहीं कि मैं पीपल्स पार्टी की हर बात से एग्री करती हूँ, ये भी ज़रा साथ ऐड कर दूँ। जी मंदोखेल साहब, लेकिन ये एक अच्छी बात है पीपल्स पार्टी की, बड़ी एक सियासी मेचोरिटी कह लें। मंदोखेल साहब जी आपका कॉमेंट किस हवाले से? आपका सवाल इतने शोर शराबा तो समझ में नहीं आ रहा था। सवाल क्या आपका?
फैज़ हमीद साहब के हवाले से बात हो रही है। खान साहब कहते हैं कि जी वो रिटायरमेंट के बाद तो हीरो रहे ही नहीं थे। जी बाकी आप जो कहना चाहें। पहली बात तो मैं हुमायूं मेमन साहब की बात को थोड़ा करेक्ट कर दूं। जी जी। मैंने अभी गूगल में सर्च किए, मैंने 20 अप्रैल 2022 को जी टीवी और 24 न्यूज़ को जब शो में बात की है, उस वक्त जनरल फैज़ कोर कमांडर थे। जिस वक्त मुझे हब्से बेजा में रखा था और मुझे ये धमकियां मिले, उस वक्त वो DGISI थे। ठीक है, ये तारीखें उठा के देकर आप दुआ करें कि मेरी इंक्वायरी खुल जाए। 2022 बता रहे हैं ना? नहीं, एक मिनट, साल कौन सा बता रहे हैं? जब हब्से बेजा पे रखा था वो कौन सा साल था? वो गालबन 2020 के आखिर में था या 2 साल क्यों वेट किया? वो कह रहे 2 साल इंतजार क्यों किया? भाई मेरी बात सुनो, आप खामखा पंगे ले रहे हो बात का। मेरी पिटीशन चल रही थी 2018 से लेके 2022 के आखिर तक। जब मैं MNA बन गया, वो MNA से हटा सेनेटर बन गया, फिर भी मैंने पीछा नहीं छोड़ा। तो मैं तकरीबन 3.5-4 साल तक केस चलाता रहा। सवाल ये है, जारी बात है, आपको अदालतों का हाल तो बताया ना क्यों पीछे है, तो वो आप बेहतर समझते होंगे। दूसरी बात ये कि खान साहब घबराए हुए और ये जल से जुलूस में कहते थे घबराना मत, खुद घबराए हुए। अब मुझे बताओ, 1952 का आर्मी एक्ट के मुताबिक कोई ट्रायल ओपन यानी कोर्ट में नहीं होता है। उनकी अपनी अदालतें हैं, उनकी अपनी अदालतें हैं, उनके अपने सब कुछ है। तो आप मुझे बताओ कि ओपन कैसे होगा? नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि खान साहब को ये फिक्र क्यों लगी है, अगर उसने चोरी नहीं की है बकौले मोमन साहब की, अगर उसका दाग नहीं है उसके ऊपर, तो क्यों घबरा रहा है? इसका मतलब ये कि कोई डकैत कातिल पकड़ा जाता है तो उसका साथी जरूर परेशान होता है कि यार ये तो मेरा नाम भी नहीं लेगा क्योंकि सारे करतूत तो मैंने साथ किए। और फिर जनरल फैज़ ने जब मेरे जैसे छोटे कारकुन के खिलाफ उसने एक MNA के लिए इतना भाग दौड़ की है, तो अब ये समझ लो कि वो सेनेट की तारें और वो RTS सिस्टम बिठाना 2018 में, ये सारी चीजें तो अभी आएंगी जब 2 जूते पड़ेंगे। लफ्ज याद रखना, 2 जूते पड़ेंगे जनरल फैज़ को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप आइए कि जब खान साहब ने ये कहा कि भाई अब तो वो रिटायर हो गया, अब मेरे किस काम के? तो भाई जब रिटायर हो गए तो अभी 2 ब्रिगेडियर पकड़े गए, कर्नल पकड़ा गए, जेल का अमला पकड़ा गया। तो जनरल फैज़ की ये सारी चीजें आप क्या बात कर रहे थे? आप यही प्लानिंग कर रहे थे। जनरल फैज़ आपके जरिए इस पाकिस्तान का सत्यानाश करने पे तुला हुआ था, जबकि उसी मुल्क का नमक खाया और उसी मुल्क का वो जनरल बना था और उसी मुल्क का वो DGISI बना था। तो मैं समझ रहा हूँ ऐसे करदारों को जूते छोटे लफ्ज है, उनको वो बर्तनाक सजा देनी चाहिए कि आइंदा कोई आदमी पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह ना करे। अब खान साहब की परेशानी अपनी जगह पे वजह है, क्योंकि 2 जूते पड़ेंगे, वो बताएंगे भाई मेमन साहब साता के नहीं था, डॉक्टर फिजा साथी के नहीं थी, मंदोखेर साता के नहीं था। अब परेशानी किस, मुझे क्यों परेशानी नहीं है? मोहम्मद साहब को भी परेशानी नहीं है, ये भी बड़ा सुकून। खान साहब को परेशानी है। और अभी एक शो में इनका नकवी साहब बैठे थे, वो भी परेशान ही थे। अब बात ये था, जो परेशान लोग हैं वो अभी से कपकपा रहे होंगे कि ये तो सबका नाम लेंगे। और मैं ये समझ रहा हूँ कि जो जनरल फैज़ नाम लेगा तो इस तरह नाम से केस नहीं बनेगा, बकायदा पूरा एविडेंस के साथ, कब टेलीफोन किए, कब। आपको याद है खान साहब जनरल फैज़ की कुर्सी में कैसे बैठे रहते थे? मैं पाकिस्तान का पहला वजीर आजम देख रहा हूँ, जाते होंगे ISI के क्वार्टर, ये इतना फख्र से और इतने गरूर से DGISI की कुर्सी में बैठते थे आए दिन। खान साहब इतनी जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं जाते थे जितने वो DGISI के दफ्तर किस लिए जाते थे। और फिर आप क्या बात करते थे? और फिर आप उसको आर्मी चीफ बनाने की क्या प्लान बना रहे थे? फिर अपने आप को ताहयात जो ना वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाने की क्या? वो तो कहते मैं जब वजीर आजम था और वो DGISI थे तब तक मेरा ताल्लुक था, उसके बाद तो मेरा उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। कहते मेरा क्या लेना देना है उनसे, राब्ते का क्या फायदा कि मैं रखता। साबित हो जाएगा ना, अगर को पता न देना है तो ठीक है, अच्छी बात है, मगर अगर शवाहिद सबूत के साथ आ जाए फिर क्या होगा? वो फिर कहते हैं तेरे क्या बनेगा कालिया, वो डायलॉग तो सुना होगा। अगर सारे सबूत आ जाए फिर मेमन साहब क्या बोलेंगे, वो भी जरा पूछे। जी मोहम्मद साहब, देखिए इस तरह है कि जैसे इमरान खान ने कहा है कि जब तक मैं प्राइम मिनिस्टर था और जनरल फैज़ हमीद जो थे वो DGISI थे, मेरा उनके साथ लिंक था। ये डायरेक्ट लिंक है DGISI का और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, डायरेक्ट लिंक है प्राइम मिनिस्टर के साथ। बाकी जितने भी लोग होते हैं वो इनडायरेक्ट लिंक होते हैं, चाहे वो DGC हो चाहे वो कोई और हो, उनका इनडायरेक्ट लिंक होता है, डायरेक्ट नहीं होता। ये 2 पोजीशंस होती हैं जो प्रेरोगेटिव है प्राइम मिनिस्टर का कि वो इनको रखते हैं, ठीक है। अब
एक दफ़ा ये हट जाए और कोई और आ जाता है, चाहे किसी भी वजह से इनको हटाया जाता है, तो उसके बाद अगला DGI के साथ लिंक हो जाता है, इसके साथ लिंक ख़त्म हो जाता है, ये अपना चल रहा है। अब दूसरी बात यह है कि जो कादिर मंदोखेल साहब ने, देखिए कादिर मंदोखेल साहब ने बाज़ चीज़ें बताई हैं कि उनको हब्से बेजा पे रखा। मैं उस चीज़ को कंडेम करता हूँ, जिसने भी रखा गलत रखा, वो करना नहीं चाहिए, किसी के साथ नहीं करना चाहिए। कादिर मंदोखेल साहब स्पेशली बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन या बीइंग जो इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे, लेकिन उनके मुझे देखो, मुझे शुबा ये था कि मुझे जिस चीज़ को जो मुझे क्लिक करती है कि इलेक्शन हुए थे 2018 में, और ये याद रखें कि वावड़ा साहब, ये वावड़ा साहब को रेफरेंस बना के कर रहे हैं कि वावड़ा साहब की बात थी। वावड़ा साहब 2021 में सेनेट में चले गए थे, उनके ऊपर केस हुआ था, इन्होंने किया था, उस केस से उन्होंने अपने आप को हटा के वो सेनेट में चले गए थे 2021 में। अब इन्होंने जो केस किया है वो ऑब्वियसली इलेक्शंस के बाद होगा, तो वो 2018 के बाद होगा, 19 में क्या होगा या 18 के फ़ौरन बाद क्या होगा, डिपेंड करता है। अब ये मुझे देखना पड़ेगा। अब उसमें ये कहते हैं कि मुझे उन्होंने कहा कि तुम इस केस से हट जाओ, हब्से बेजा में रख के, कभी ब्रिगेडियर से, कभी इससे, कभी सेक्टर कमांडर, इन सब चीज़ों से। मुझे ये इनके अपने अल्फाज हैं, मुख्तलिफ प्रोग्रामों में इनके ये अल्फाज हैं, और मैंने इनको उस वक्त भी कहा था, जब इन्होंने कहा था, मैंने उस वक्त भी टीवी में इसके बारे में कहा था, मैं आज नहीं कर रहा हूँ, उस वक्त कहा था। तो फिर उन्होंने टाइमलाइन बताई थी कि मैंने इन प्रोग्राम में, जब वो कोर कमांडर थे, कोर कमांडर वो 2022 में बने थे, वो उससे पहले नहीं थे, और इन्होंने 2022 में कहा था। तो मेरा सवाल ये उठता है कि भाईजान, आपको किस बात का डर था कि आप 2018 से लेके 2022 तक आप पब्लिक के लिए नहीं बोले थे, आप खामोश रहे थे, और उनके हटने के बाद वो किया, तो क्या बात थी? ठीक है, मैं उस चीज को कंडेम करता हूं, जो है वो होना नहीं चाहिए, उसके साथ की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, चलें, ठीक है, ठीक है जी। अब उस्मा साहब, आपका लास्ट कमेंट, लास्ट क्लोजिंग की तरफ। देखिए, मैं वैल्यू करूंगा अगर कादिर साहब मुझे क्रिटिसाइज करते हैं। एक मिनट उस्मा जी, अगर कादिर साहब मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, मैं कादिर साहब की बात मानूंगा, क्योंकि कादिर साहब एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ हैं। मैं जो लोग जिनका कोई अकीदा नहीं है, जो कभी आज फसली बटेरे की तरह इधर कभी उधर, कई दफा वार्निंग दी गई, कई दफ़ा उनको वार्निंग दी गई फैज़ हमीद को कि आप रिटायरमेंट के बाद भी एक सियासी जमात के साथ वो उनके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इनका जो ISI में जब ये थे, इन्होंने अपना एक पैरेलल नेटवर्क बना दिया था, स्टेट विद इन अ स्टेट इन्होंने बनाई हुई थी, और कुछ रिटायर्ड लोग हैं जिनके थ्रू पैगाम रसानी होती थी अडियाला से लेके तो फैज़ हमीद तक, जो और वो जो एक आपका पॉइंट आ गया, मोबाइल मिला है, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।